नो सर। ओके, लास्ट क्लास में हमने शायद इम्पल्स किया था, ठीक है। इम्पल्स के बेस पे मैं आपको एक आसान सा क्वेश्चन पहले पूछता हूँ, फिर आगे डिफाइन करना शुरू करते हैं, ठीक। सपोज कर लीजिए a body of mass m is moving at v naught velocity, is acted by force which varies as एक कर्व दे रखा है आपको, सपोज कर लीजिए कुछ इस तरह। ये मेरे पास है फोर्स एंड ये मेरे पास है टाइम। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट टी नॉट, ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू एफ नॉट। देन पूछता है फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। कोशिश कर सकते हैं आप इसको सॉल्व करने की, यस सर। ट्राई कीजिए एक बार। सॉल्व हुआ? नो सर, इसका आंसर रूट में आ रहा है। नो। कैसे कोशिश किया आपने, कैसे सॉल्व करने की कोशिश? मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक। तो वेलोसिटी के बेस पे मैं बोल सकता हूँ मोमेंटम का कोई रिलेशन होना चाहिए, ठीक। तो हमने लास्ट क्लास में एक रिलेशन पढ़ा था, इम्पल्स विच इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ऐसे कोई रिलेशन था? यस सर। तो मेरे पास यहाँ पे एक टर्म फोर्स इनटू टाइम, अगर मेरे पास ग्राफ दे रखा हो तो उसको दो क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट में हो तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एरिया अंडर ग्राफ डिफाइन कर सकते हैं। यस सर। तो आप इस पर्टिकुलर ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। चेंज इन मोमेंटम का मतलब मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, दोनों टर्म को इक्वेट कर दीजिए, बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। समझ आया? सर एक और बार ये वाला स्टेप समझा दीजिए। जैसे मेरे पास इम्पल्स के लिए फॉर्मूला था, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ टाइम्स डी टी और सिंपली चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसी के बेस पे मैंने मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम डिफाइन किया था।
कि इम्पल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। अब देखिए आपको जो ग्राफ दे रखा है वो फोर्स वर्सेस टाइम दे रखा है। यहाँ पे इम्पल्स के रिलेशन I इज इक्वल टू एफ टाइम्स डेल्टा टी। तो अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट के बेस पे अगर ग्राफ दिया होगा तो ग्राफ का जो एरिया होता है वो उस प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ एफ डेल्टा टी कैलकुलेट करने के लिए एरिया अंडर ग्राफ कैलकुलेट कर लीजिए। अब आपको ये जो ग्राफ दे रखा है वो कैसे दे रखा है, कोई भी कर्व सरफेस, सेमी सर्कल या एलिप्स का हाफ पार्ट ऐसा हो सकता है। फिजिक्स में किसी भी कर्व सरफेस का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पाई टाइम्स r1 इंटू r2। ये हाफ सर्कल की तरह दिख रहा है, अपॉन 2 कर दीजिए। आया समझ? क्योंकि पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए कि किसी एक ही तरफ का रेडियस ले लीजिए, ठीक, तो वो गलत बात होती है। इसलिए दोनों तरफ का रेडियस लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का भी एंड वाई कोऑर्डिनेट का भी। एंड इसके हिसाब से उस पर्टिकुलर कर्व सरफेस अगर कंप्लीट सर्कल होगा तो उसका एरिया, या एलिप्स होगा तो उसका एरिया हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये हाफ सर्कल के फॉर्म में या हाफ एलिप्स के फॉर्म में, तो इसीलिए मैंने अपॉन 2 कर दिया। आया समझ? यस सर। अब उनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू आप कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे T0 अपॉन 2 लिख सकते हैं क्योंकि T0 टोटल डायमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। एंड R2 की वैल्यू में कितना लिख सकता हूँ, सिंपली F0, क्योंकि वो सेंटर से इस पॉइंट तक को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यस सर। आपको R1 R2 पता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, सबकी वैल्यू पुट कीजिए, V की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अब तो हो जाएगा फाइंड आउट। यस सर। ओके, सर ये पाई T0 F0 बाय 4 आ रहा है। हाँ ये V है, लाइक ये V की चेंज इन वैल्यू है। लीनियर, चेंज इन लीनियर मोमेंटम की वैल्यू है। ओके। ये टर्म हो जाएगा पाई R1 R2 that is F0 T0 over 4 is equals to mass times V minus V0। तो मास से डिवाइड कर दीजिए और V0 उससे जाके ऐड हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी बिकम्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस पाई F0 T0 डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ m। आया समझ? यस सर। ओके, तो हमने इम्पल्स कैलकुलेट करना सीख लिया, ठीक, लास्ट क्लास में उसके बेस पे डिफाइन किया। ओके, नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशन होते हैं इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम के बेस पे, शायद आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कोई क्रिकेट प्लेयर व्हाइल कैचिंग अ बॉल अपने हाथ को लोअर क्यों करता है, ऐसा कुछ कुछ रीजन। यस सर। ओके, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए मैं कोई एक स्टोन को थ्रो किया किसी विंडो पैन के ऊपर, तो वो स्टोन उस पूरे विंडो ग्लास को स्मैश कर देता है, बट अगर मैं कोई बुलेट फायर करूं तो सिंपली एक होल बना के वो इजेक्ट आउट करके चला जाता है। रीजन पूछता है कि ऐसा क्यों, बता सकते हैं? सर बॉल की लाइक मास वो ज्यादा होती है तो वो ज्यादा बड़े सरफेस पे एक्ट करती है। नहीं, मान लीजिए स्टोन एंड बुलेट दोनों का मास सेम सेम है, तब हमने सिंपली डिफाइन किया था फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ठीक, तो आप सिंपल यहाँ पे टाइम ऑफ इम्पैक्ट देखिए एंड उसके बेस पे फोर्स टर्म डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो किसी भी टर्म में, जैसे अगर मैं बोलूँ प्लेयर वाले क्वेश्चन में कि प्लेयर अपना हाथ नीचे क्यों करता है, तो आप बोलिएगा वो टाइम ऑफ इम्पैक्ट को बढ़ा देता है ताकि उसके ऊपर फोर्स कम एक्ट हो एंड उसको इंजरी कम हो सकती हो। ठीक, सेम इसी तरह क्वेश्चन होता है कि हम जब जंप करते हैं तो ज़्यादा इजीली जंप करना किसी लूज सैंड के ऊपर हो सकता है एज कम्पेयर टू किसी कॉन्क्रीट फ्लोर के ऊपर, क्योंकि वो टाइम ऑफ इम्पैक्ट वहाँ पे अलग अलग होता है। लूज सैंड के ऊपर टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इंजरी कम हो सकती है।
एंड कंक्रीट फ्लोर के ऊपर टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम होता है, इसलिए फोर्स ज्यादा एक्ट कर सकता है, इसलिए हमें इंजर्ड ज्यादा हो सकता है। सेम उसी तरह अगर मैं बुलेट केस में बोलूँ, ठीक, एंड स्टोन के केस में बोलूँ, बुलेट की वेलोसिटी बहुत फास्ट होती है, तो बहुत कम टाइम ऑफ इम्पैक्ट के लिए उस पर्टिकुलर विंडो ग्लास के ऊपर एक्ट करेगा। बट अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो उसको हमने थ्रो किया है, उसकी वेलोसिटी कम होगी, इसलिए टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज्यादा होगा, तो उसका जो फोर्स होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है फॉर लार्ज टाइम तक, इसलिए उसको स्मैश कर देता है। बट जो बुलेट होता है वो पियर्स करके इजेक्ट आउट करके चला जाता है। यस सर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट उसके एप्लीकेशंस होते हैं जो आपने शायद पढ़ा होगा उस वक्त, ठीक है। ओके, इसके बाद डिफाइन करते हैं हम लोग थर्ड लॉ, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर में थर्ड लॉ पे बेस्ड होता है। थर्ड लॉ डिफाइन कर सकते हैं क्या होता है? Every action has an opposite and equal and opposite reaction. इन दोनों एक्शन रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टी। So for property. every action there is equal and opposite reaction। पहली बात होती है इस पर्टिकुलर एक्शन रिएक्शन में, ठीक, में जो फोर्स होता है रिस्पॉन्सिबल, ये किसी भी नेचर का हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ फोर्स, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, सब जगह एप्लीकेबल होता है। तो इसीलिए लॉ, ठीक, इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ फोर्स, ठीक। दूसरा टर्म डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, तो वो एक्ट किसके ऊपर करता है? तो आप बोलेगा हमेशा एक्ट दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करता है, इसीलिए उनका सम कभी कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ठीक। तो आप बोलेगा एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज सो नेवर कैंसल्स आउट, ठीक। यहाँ पे बात समझ में आया? Yes sir. अब इस पर्टिकुलर एक्शन रिएक्शन के बेस पे, थर्ड लॉ के बेस पे हम कुछ टर्म डिफाइन करते हैं, ठीक। सबसे पहली चीज होती है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। पता है नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? Sir perpendicular से related होता है, like 90 degree. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं कंप्रेस करूं तो उस ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी उस कंप्रेस के अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई करती हो, ठीक, एक्शन रिएक्शन के बेस पे, ठीक। उस पर्टिकुलर ऑपोजिट रिएक्शन को हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। अब नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग जगह हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक सरफेस लीजिए, सबसे सिंपलेस्ट पार्ट, यहाँ पे कोई ब्लॉक है मास m, तो ये ब्लॉक इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर एक प्रेस देता होगा ड्यू टू इट्स मास ग्रेविटेशनल पुल की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, विच इज mg। इस प्रेस के अगेंस्ट में ये जो सरफेस है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करने दे रहा, तो मूवमेंट नहीं करने दे रहा तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना होगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड भी कितना होना चाहिए? जीरो। इसीलिए ये सरफेस उस पर एक अपवर्ड रिएक्शन देता होगा ताकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना होना चाहिए? जीरो, ताकि उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाए? जीरो। तो इस ब्लॉक ने एक प्रेस दिया इस पर्टिकुलर सरफेस की तरफ, तो सरफेस ने इन टर्न उस पर एक रिएक्शन दिया, ठीक। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। आया समझ? Yes sir. तो नॉर्मल रिएक्शन सिंपली डिफाइन करते हैं और परपेंडिकुलर फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रेस किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक, ताकि उसको बैलेंस कर दिया जाए, ठीक, तब उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब Sir इस नॉर्मल of directions of. प्रेस, अगर मैंने किसी सरफेस के ऊपर उसको प्रेस किया किसी पर्टिकुलर फोर्स की वजह से उसके अगेंस्ट में, आया समझ? Yes sir. जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक प्लेन ले लीजिए एंड यहाँ पे कोई ब्लॉक अगर इस तरह से प्लेस है, ठीक। अगर इस ब्लॉक के ऊपर मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया F, मतलब मैंने कुछ
प्रेस दिया है उसके ऊपर, ठीक। तो उस पर्टिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर उस प्रेस के अगेंस्ट एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल रिएक्शन। आया समझ? यस सर। तो नॉर्मल रिएक्शन होने के लिए वहां पे कोई भी सरफेस होना चाहिए, अगर सरफेस नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं डिफाइन होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन डिफाइंड हमेशा किसके लिए होगा, कॉन्टैक्ट जहां पे है वहां पे। तो एयर में अगर कोई पार्टिकल है तो वहां पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता। आया समझ? यस सर। ओके, मैं आपको कुछ सिचुएशन बताता हूँ। ये सब आपने लिख लिया? यस सर। ओके, मैं आपको कुछ सिचुएशन बताता हूँ नॉर्मल रिएक्शन के बेस पे, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई एक इंक्लाइन प्लेन इस तरह है, एक इंक्लाइन प्लेन इस तरह है, ठीक। यहाँ मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस इस तरह, मैंने कोई एक स्फेरिकल बॉल लिया, ठीक, जो इसके अंदर प्लेस कर दिया, ठीक। उसका इंक्लिनेशन अलग अलग हो सकता है उन दोनों अलग अलग टर्म के लिए, ठीक। एक की इंक्लिनेशन ले लीजिए अल्फा, दूसरे की इंक्लिनेशन लीजिए बीटा, तब इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना कितना हो सकता है कैलकुलेट करना, ठीक। अब देखिए कुछ चीजें और मैं आपको डिफाइन करता हूँ। पीछे जितनी भी सारी चीजें हमने पढ़ी थी उसमें हमने बॉडी को अज्यूम किया था कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसका डायमेंशन अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबली स्मॉल हो, तो उसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलता हूँ, ठीक। बट अब अगर मेरे पास बॉडी थोड़ी सी लार्जर हो, जिसका अपना कुछ डायमेंशन डिफाइंड हो, तब उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। तब उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली मैं आपको ये टॉपिक 6th चैप्टर में पढ़ना है, बट यहाँ पे उसका यूज आता जाएगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो किसी भी बॉडी के लिए जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है उसके मिड पॉइंट पे होता है, अगर वो यूनिफॉर्म बॉडी होती तब। तो इसीलिए हमेशा जो इम्पैक्ट होगा वो उसी पर्टिकुलर सेंटर पे एक्ट करता है। इसलिए जब जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स हम डिफाइन करते हैं तो हमेशा उसके सेंटर से डिफाइन करते हैं, ठीक। क्योंकि सेंटर उसका सेंटर ऑफ मास डिफाइन करता है, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे टोटल मास अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड है। इसीलिए जो टोटल इम्पैक्ट होगा किसी भी टर्म का, फोर्स का, मोमेंटम का, वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्फाइंड होगा। ये समझ आया? यस सर। ओके, तो मुझे डिफाइन करना है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन किधर किधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो आप बोलिएगा इस ऑब्जेक्ट पे पहला, इस ऑब्जेक्ट का अपना कुछ मास होगा, उसका टोटल इम्पैक्ट कहाँ पे, सेंटर पे, ठीक। तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता होगा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बोल सकता हूँ। यस सर। तो मान लीजिए मैंने इसके ऊपर एक फोर्स डिफाइन किया, उसके अपने मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। तो बेसिकली इसके मास की वजह से इस सरफेस के अलोंग उसके दोनों साइड इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मैंने कुछ प्रेस किया है। उस प्रेस के अगेंस्ट में वो सरफेस क्या करेगा, एक रिएक्शन देगा उससे इसको बैलेंस करने के लिए, बोल सकता हूँ। यस सर। अब देखिए वो प्रेस किस डायरेक्शन में डिफाइन करेगा, ठीक। तो मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट प्लेन आपका कुछ ऐसा है, ठीक। यहाँ पे उस पे इस ब्लॉक ने कुछ एक्शन दिया होगा इसके जस्ट परपेंडिकुलर, जैसे इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन देगा, इस रिएक्शन को मान लीजिए कितना, n1। सिमिलरली राइट हैंड साइड में जो मेरे पास इम्पैक्ट था उसकी वजह से, तो मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से अगर मैं रिएक्शन देखूं कितना है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर n2 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, आपको एंगल दे रखा है अल्फा एंड बीटा, तो इसके बेस पे वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो एक मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे वर्टिकल लाइन एंड एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। सेम उसी तरह यहाँ पे भी
एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ताकि इसके बेस पे y एक्सिस एंड x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया जाए। यहाँ तक बात समझ में आई? ये वाली एक और बार रिपीट कर दीजिए, लाइक लाइन जब ड्रॉ जैसे मैंने करते कहा कि मैंने परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ किया, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसके ऊपर प्रेस देगा तो वो सरफेस उसके ऊपर जस्ट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक फोर्स अप्लाई करता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो मैंने सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। उसी तरह मैं राइट हैंड साइड जो सरफेस था उसके लिए भी परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन दे दिया, व्हिच इज N2। अब मैंने क्या किया, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि इस एंगल की वैल्यू के रिस्पेक्ट में N1 और N2 को कंपोनेंट ब्रेक कर लिए जाए। देखिए कैसे। मान लीजिए मेरे पास ये सरफेस यहाँ पे बीटा एंगल बना, मतलब अल्फा एंगल बना रहा है। तो अगर ये अल्फा है, ठीक, तो इसके बिहाफ पे मैं ये एंगल कितना बोल सकता हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, उसके परपेंडिकुलर ये होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। सर। ये समझ आया अल्फा कैसे हुआ वो? यस सर। अब N1 के लिए दो कंपोनेंट हो सकता है, एक इस डायरेक्शन में N1 टाइम्स कॉस अल्फा, और एक मेरे पास उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में N1 टाइम्स साइन अल्फा। ठीक है, यस सर। सिमिलरली मैं राइट हैंड साइड वाले टर्म को देखूं, तो ये मेरे पास यहाँ पे एंगल बीटा बना रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस बीटा, तो ये एंगल हो जाएगा बीटा। ऑर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, बीटा, बोल सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पे भी इसके पास दो कंपोनेंट, एक अलोंग दिस डायरेक्शन N2 टाइम्स कॉस बीटा, और एक मेरे पास दिस डायरेक्शन N1 N2 टाइम्स साइन बीटा। ठीक, अब आपके पास सारे फोर्सेस आ गए, क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट में था। सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास N1 टाइम्स साइन अल्फा, दूसरा मेरे पास N2 टाइम्स साइन बीटा शुड बी इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड ये है एंड अपवर्ड ये है एंड डाउनवर्ड ये है, तो मैं लिख सकता हूँ N1 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस N2 टाइम्स कॉस बीटा माइनस ऑफ mg शुड बी इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, N1 N2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। समझ आया? यस। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस सर। डन। यस सर। मान लीजिए मेरे पास एक वॉल है, ठीक, फ्लोर से कनेक्टेड इस तरह। यहाँ पे मैंने कोई ब्लॉक लिया, जस्ट इसके कॉर्नर पे प्लेस है। इस ब्लॉक का अपना कुछ मास दे रखा है 3 kg। मैंने इस डायरेक्शन से एक फोर्स दिया 10 न्यूटन। कहता है फाइंड ईच नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू सरफेस। ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की।
Sir, 30? किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में? Sir, horizontal. अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 30 एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कोई है क्या फोर्स? Sir, normal reaction 3 kg के लेफ्ट साइड पे होगा ना? किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से या जो हमने प्रेस किया 10 न्यूटन से उसकी वजह से? सर 10 न्यूटन प्रेस किया है उसकी वजह से। देखिए, पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लीजिए, ठीक? तो उस ऑब्जेक्ट का मास 3 kg, तो उस मास की वजह से उसने एक डाउनवर्ड पुश किया विच इज m टाइम्स g। तो इसके अगेंस्ट सरफेस उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करती होगी इस डायरेक्शन में। आप उसको n1 मान लीजिए, तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg, m 3 kg एंड ग्रेविटी 10, ठीक? सो मैं n1 इज इक्वल टू 30 न्यूटन बोल सकता हूँ, ठीक है? यस सर। सिमिलरली अगर मैं ये सरफेस लूँ, ठीक, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर एक प्रेसिंग हो रही है फ्रॉम राइट साइड ऑफ 10 न्यूटन। तो सरफेस क्या होगा, उसको एक परपेंडिकुलर फोर्स देता होगा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? n2, यस सर। ठीक? तो n2 की वैल्यू यहाँ पे किसकी इक्वल हो जाएगी? 10 न्यूटन की। आज में एक बार n2 की वैल्यू। n2 किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को या 10 को? सर 10 को। इसीलिए n2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 10 न्यूटन, और यहाँ पे n1 की वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन। यस सर। यस सर। एक मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया, बताइए इन दो सरफेसेस जो कॉन्टैक्ट में है उनकी वजह से कितना कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक? अगर ये मेरे पास थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो। कुछ समझ आया? यस सर। पहले हम क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जितनी तरह के फोर्सेस एक्ट करते हैं, हम हमेशा उसका जो नोटेशन है उसके सेंटर ऑफ मास पर ड्रॉ करते हैं, जो उसका टोटल इम्पैक्ट है। ये बेहतर तरीका होता है। तो आप सिंपल क्या कीजिए, इस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए, ज्यादा आसान। सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। पहले इस पर्टिकुलर सेंटर पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती हुई, कौन सी? mg, ठीक, जो उसके अपने मास की वजह से ग्रेविटेशन पुल उसको पुल करता होगा उसकी वजह से। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। जो बॉटम वाला सरफेस है उसको बैलेंस करना होगा, इसको मान लीजिए n1, ठीक है? यस सर। एक जो इंक्लाइन प्लेन है वो भी तो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन देता होगा कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक? इस रिएक्शन को आप मान लीजिए कितना? n2 बोल सकता हूँ, मतलब यस किसी सर। इस डायरेक्शन में, ऐसे इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक? यस सर। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाता है? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, बोल सकता हूँ। यस सर। अब इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर दीजिए, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा मेरे पास n2 टाइम्स कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा मेरे पास n2 टाइम्स साइन थीटा, बोल सकता हूँ।
Yes, sir. इस पूरे इंटरेक्शन में राइट हैंड साइड में कोई फोर्स है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में? No, sir. तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, n2 sin थीटा शुड बी इक्वल टू 0 और सिंपली n2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। Yes, sir. तो हमने डिफाइन किया कि अगर वहां पे कोई कंप्रेसिंग नहीं है और प्रेसिंग नहीं है तो कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता। तो इसलिए प्रेसिंग सिर्फ बॉटम वाले सरफेस पे है, उस इंक्लाइन जो अपर सरफेस से है उसकी वजह से प्रेसिंग नहीं है, इसलिए उसकी वजह से कोई भी नॉर्मल रिएक्शन एक्ट नहीं कर सकता। आया समझ? Yes, sir. ओके, उसको नोट डाउन कर लीजिए। Yes, sir. ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन हमने स्टेशनरी बॉडी के लिए डिफाइन कर दिया। ठीक, अब अगर मेरे पास मूविंग बॉडी हो उसके लिए क्या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जितने भी टर्म जो फोर्सेस ड्रॉ कर रहे थे उनको हम एक नाम कहते हैं एफ बी डी। ठीक, या उसी चीज को बोलते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, सिंपली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके सेंटर ऑफ मास को एज अ पॉइंट मान लीजिए, ओरिजिन, एंड उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सबको ड्रॉ करना इज सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, तो सिंपली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ all forces acting on body is called free body diagram। अब देखिए इसके लिए इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। फॉर मूविंग बॉडी, मान लीजिए आपके पास कोई एक ब्लॉक है, ये किसी प्लेन सरफेस एक अनदर ब्लॉक ये एंड एक अनदर ब्लॉक ये लेंगे। इन सब के मासेस मान लीजिए, इसकी वैल्यू है 5 kg, ये वैल्यू है 2 kg एंड ये वैल्यू है 3 kg। ठीक, अभी मैं अगर कोई फोर्स अप्लाई ना करूं तो इनके आपस के सरफेसेस जो कॉन्टैक्ट में है तो उनकी वजह से कोई नॉर्मल रिएक्शन होगा या नहीं होगा? Yes, sir. मैंने कहा कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अप्लाई ना करूं तो जो सरफेसेस इन कांटेक्ट में हैं उनके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन होगा या नहीं होगा? ऊपर से ग्रेविटी एक्ट करेगी तो नीचे से मैंने नॉर्मल। साइड जो साइड वाइज जो प्लेन सरफेस इन कांटेक्ट में उनकी वजह से जो साइड वाइज प्लेन नो सरफेस सर, उस कांटेक्ट, साइड से नहीं होगा। हाँ, तो अगर मेरे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टली अगर अप्लाइड नहीं होगा तो इनके साइड वाइज कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दीजिए। सपोज कर लीजिए 12 न्यूटन एंड यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए 2 न्यूटन। ठीक, इस ब्लॉक को फर्स्ट ब्लॉक मानिए, सेकंड ब्लॉक मानिए, थर्ड ब्लॉक। तब आपसे क्वेश्चन पूछता है पहला, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन between each contact। ठीक,
तो मैं पहले आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ, फिर आप खुद से ट्राई कीजिएगा कैसे सॉल्व करें किसी भी प्रॉब्लम को। तो सबसे पहला तरीका होता है कि आप इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल बॉडी सिस्टम की तरह एक्ट कीजिए। आया समझ? मतलब कोई भी सिस्टम दे रखा हूँ, इसको एक सिंगल बॉडी सिस्टम की तरह एक्ट कीजिए इस पूरे पार्ट को। ऐसे मान सकता हूँ। यस सर। अब उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड, उसको देख लीजिए। तो आउटसाइड से 12 न्यूटन एंड आउटसाइड से 2 न्यूटन। तो जो लार्जर फोर्स होगा उसकी तरफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी हो सकती है या एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम हो सकता है, बोल सकते हैं। यस सर। तो जो लार्जर फोर्स है 12 न्यूटन वो अलोंग राइट साइड में एक्ट कर रही है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर सिस्टम का एक एक्सेलरेशन होगा टूवर्ड्स राइट ए सिस्टम। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ F is equals to mass times acceleration, तो वहां से हम डिफाइन करें acceleration of system is net force acting on the system by total mass। आया समझ? यस सर। तो पहले इसको यूज करके आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। ठीक, तो एक फोर्स एक्ट कर रहा है 12 न्यूटन राइट साइड में, प्लस एक फोर्स एक्ट कर रहा 1 है 2 मीटर न्यूटन। पर सेकेंड स्क्वायर नहीं। ओके, तो 12 minus 2 divided by total mass 5 plus 2 plus 3 10 over 10 which is 1 meter per second square। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब जब ये फोर्स क्या मतलब एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया, तो हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर सिस्टम है तो सिस्टम में कोई भी जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से जिस एक्सेलरेशन से मूव करती है, हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम होता है उस सिस्टम के लिए। तब उसके बेस पे हम क्या करते हैं, हर इंडिविजुअल बॉडी के लिए एफ बी डी ड्रॉ कर देते हैं। इस ब्लॉक के लिए अलग ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, जो सेंट्रल ब्लॉक है उसके लिए अलग ड्रॉ कर दीजिए जितने से, एंड जो थर्ड ब्लॉक है उसके लिए अलग ड्रॉ कर दीजिए। एंड जो भी अननोन फोर्सेस हैं या नॉर्मल रिएक्शन है उनके बीच में, उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं लेफ्ट साइड वाले फोर्स मतलब 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर देखूं कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो एक फोर्स एक्ट कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड which is 12 न्यूटन। The body is accelerating towards right with some acceleration which is acceleration of system। उसके कांटेक्ट की वजह से with B एक रिएक्शन फोर्स होगा A के ऊपर, ऐसे बोल सकते हैं। यस सर। ये फोर्स किस पे है? A पे। किसकी वजह से? B की वजह से। तो इस नोटेशन को बोलते हैं फोर्स ऑन A बाय B। आया समझ? यस सर। अब इस पर्टिकुलर टर्म में आपको राइट साइड में फोर्स पता है, लेफ्ट साइड में फोर्स पता है और एक्सेलरेशन पता है। सेकंड लॉ अप्लाई कीजिए, एफ ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आया समझ? यस सर। सिमिलरली आप राइट मोस्ट पार्ट में जिसका मास कितना है 3 kg, उसको देखिए। यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स लेफ्ट 2 न्यूटन। एक फोर्स एक्ट करता होगा बी की वजह से सी के ऊपर, तो फोर्स ऑन सी बाय बी and this will be accelerating towards right due to system, तो इसको acceleration of system बोल सकते हैं। आया समझ? यस सर। अब इन दोनों बॉडीज के लिए सेकंड लॉ अप्लाई कीजिए, एफ ए बी एफ सी बी इनकी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। आया समझ? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए एंड उन वैल्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए आंसर सर कितना है। सेकेंड बॉडी का कुछ नहीं होगा। ले सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं। देखिए सेकंड बॉडी के लिए मेरे पास मास कितना है 2 kg। इस पे कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा? एक फ्रॉम लेफ्ट साइड ए की वजह से, तो फोर्स ऑन बी बाय ए, और एक फ्रॉम राइट साइड सी की वजह से फोर्स ऑन बी बाय सी, एंड दिस विल बी एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स राइट बाय सम एक्सेलरेशन ए सिस्टम। तो फर्स्ट पार्ट से आप एफ ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट एक्शन रिएक्शन है तो इसलिए आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसको यूज करके एफ बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एज मच? यस सर। तो जो भी आपको बेहतर लगे जो तरीका, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। फिर मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी सिखाता हूँ आगे, पहले इसको नोट डाउन करिए।
सर FAB -7 आ रहा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया आपने? सर लाइक वो दूसरे डायरेक्शन से एक्ट कर रहा है तो माइनस नहीं करना चाहिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू 12 माइनस FAB डिवाइड बाय मास ऑफ बॉडी इज 5। तो a की वैल्यू कितनी है? सो 1। तो 5 1 जा 5, 12 माइनस 5, तो FAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। मेरा तो नेगेटिव नहीं आ रहा है। ओके सर, ओके सर। सर FCB वाले में 2 को पहले लेंगे या फिर FCB को? एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, राइट साइड और लेफ्ट साइड? राइट साइड में। तो जो लार्जर फोर्स होता है उसको हम पहले लेते हैं। ओके सर। तभी तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। यस सर। सर F इज इक्वल टू, फिर से -1 आ रहा है। A is equals to FCB minus 2 डिवाइड बाय मास 3। ऐसे किया आपने? यस सर। ओके, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है आपका? 1। तो 3 1 जा 3, यहाँ पे -3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। सो FCB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 + 2 5। मैंने माइनस कर दिया। ओके सर। यस सर। डन। यस सर। देखिए इन सबको कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी होता है, शॉर्टकट तरीका, इसको सिंप्लीफाई करने के बेस पे। ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज एक याद रखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जितने भी नॉर्मल रिएक्शन लेंगे वो सब डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग होना चाहिए। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, उसके रिस्पेक्ट में कोई भी नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इनटू। नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है? किसी ब्लॉक को प्रेस करता है या पुश करता है। मैं बोल सकता हूँ मास पुश्ड बाय द बॉडी या मास पुश्ड बाय द फोर्स, ठीक, प्लस if there is any force in opposite direction। ठीक, अब देखिए इसको अप्लाई कैसे किया जाए। ठीक, जो मैंने पीछे जो टर्म डिफाइन किया था उसके हिसाब से, वहां पे आपके पास 3 डिफरेंट ब्लॉक थे। ठीक, एक ब्लॉक था ये 5 kg, सेकंड ब्लॉक था ये 2 kg। ठीक, थोड़ा सा मैं सेपरेट करके बताऊं। एंड एक अनदर ब्लॉक था 3 kg। ठीक, कुछ ऐसे। सबसे पहला काम क्या कैलकुलेट करना? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर रखा है, कितना? 1 मीटर/सेकंड²। तब मोशन किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट, इस डायरेक्शन में मोशन है। ठीक, तो उस डायरेक्शन में कौन कौन सा नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है? इस बी के ऊपर एक्ट करता हुआ एक नॉर्मल रिएक्शन ये हो सकता है, फोर्स ऑन बी बाई ए। और सी के ऊपर एक्ट करता हुआ एक फोर्स हो सकता है, फोर्स ऑन सी बाई बी। और तो कुछ नहीं हो सकता। यस सर। ओके, तब डिफाइन करूंगा फोर्स ऑन बी बाई ए। ठीक, सिंपल क्या फॉर्मूला जो मैंने ऊपर अप्लाई किया, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम 1 into मास
pushed by that particular force B. ठीक, तो इस फोर्स ने किस किस मास को पुश किया होगा? इन दोनों जो उसके आगे है उन सब मास को पुश किया होगा, क्योंकि वो सेपरेटेड नहीं है. तो जो टोटल मास पुश्ड बाय दैट पर्टिकुलर नॉर्मल रिएक्शन वुड बी 2 kg plus 3 kg both. As much? Yes, sir. Plus if there is any force in opposite direction, तो आप बोलेगा हाँ वहां पे एक फोर्स था 2 न्यूटन का फ्रॉम राइट हैंड साइड से इधर की तरफ था ना. Yes, sir. वहां पे एक राइट साइड से एक फोर्स था ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए Yes, राइट साइड से. तो उसको क्या कर देना, ऐड कर देना, +2. तो हो जाएगा 2 + 3 5, 5 × 5 + 2 7 न्यूटन. देखिए सेम सेम आया. yes, sir. अगर आपको कैलकुलेट करना होता फोर्स ऑन C by B, सो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, मास पुश्ड बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स, तो सिर्फ एक मास को पुश करेगा इस 3 kg वाले टर्म को, प्लस इफ देयर इज इन फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन 2 न्यूटन. तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 न्यूटन. आया समझ? Yes, sir. तो ये भी तरीका आप अप्लाई कर सकती हैं. वैसे FBT से बनाइए, आपको जो आसान लगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं. कोई डाउट? No, sir. इसको नोट डाउन कर लीजिए. Yes, sir. क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि सपोज कर लीजिए आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक, ऑल आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर इस तरह. ठीक, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर इस तरह. टोटल 10 कॉइन्स हैं. ठीक, या मैंने इतना ही मान लिया, चलिए. तो स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, ये मेरे पास किसी प्लेन सरफेस पे प्लेस्ड है. सपोज कर लीजिए इस तरह कोई प्लेन सरफेस है. ठीक, सबसे जो बॉटम में उसको मैंने कहा फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, मेरे पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. सबका मास mm है. तो कहते हैं फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, 2/3. फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन 5/4. ठीक, ये कैसे सॉल्व करेंगे, कोशिश कर सकते हैं आप. Okay, sir. सारे कॉइन का मास mm है एंड किसी हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर प्लेस्ड है. नंबरिंग जो है फ्रॉम बॉटम टू टॉप है. तो बताइए F23. F23 मीन्स फोर्स ऑन 2/3. सॉल्व हुआ? No, sir. यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन है या नहीं, पहले वो चेक कीजिए.
क्या सर सिस्टम ग्रेविटी एक्सेलरेट कर रही है, नहीं कर नो रही है? सर सिस्टम नहीं। तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो सिर्फ जो फोर्स होगा वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में डिफाइन होगा। ठीक, अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। मान लिया यहाँ पे 6 डिफरेंट पॉइंट बना दिए मैंने। ठीक, ये मेरे पास बॉटम सरफेस ऐसे। ठीक, तो सबसे जो नीचे वाला कॉइन होगा वो फोर्स अप्लाई करता होगा इस पर्टिकुलर सरफेस पे, किसकी वजह से? ड्यू टू ऑल अदर मासेस जो उसके ऊपर स्टैक्ड है उसकी वजह से। हो सकता हूँ? यस सर। तब कितने नंबर ऑफ कॉइन्स स्टैक्ड है? 6 कॉइन, तो टोटल जो फोर्स होगा 6 टाइम्स ऑफ mg। ठीक, यस सर। तो उसी तरह आप नंबरिंग कर दीजिए। ये मेरे पास फर्स्ट है, सेकंड है, ये मेरे पास थर्ड है। तो फोर्स ऑन सेकंड बाय थर्ड मतलब मुझे ये फोर्स निकालना है। तो उसके ऊपर कितना मासेस स्टैक्ड है? काउंट कीजिए। सिर्फ 4। हाँ, तो ये फोर्स जो अप्लाई होता होगा, कितना अप्लाई होता होगा? फोर्स ऑन 2 बाय 3 ड्यू टू ऑल 4 अदर मासेस जो उसके ऊपर स्टैक्ड हैं उसकी वजह से। तो सिंपली हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ mg। एक नेक्स्ट टर्म जो है कौन सा? फोर्स ऑन 5 बाई 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 6। कौन सा फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है? फोर्स ऑन 5th ड्यू टू 4th, मतलब ये फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है। ऐसे आया समझ? यस सर। हमने पीछे पढ़ा था कि एक्शन रिएक्शन के बेस पे अगर कोई पर्टिकुलर इंटरफेस है जो 2 डिफरेंट बॉडी का इंटरफेस कॉमन है, तो उस पे एक्शन रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आइदर टुवर्ड्स राइट साइड और टुवर्ड्स लेफ्ट साइड दोनों आपस में इक्वल होता है। ठीक, तो इसके बिहाफ में मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि जितना फोर्स 4/5 पे लगाता होगा उतना ही फोर्स 5th/4 पे लगाता होगा। बोल सकता हूँ। यस सर। अब 5th कितना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करता होगा 4th के ऊपर ड्यू टू ऑल अदर मासेस जो उसके ऊपर स्टैक्ड है? कितने मासेस स्टैक्ड है? 1 नहीं 2। 5th 4 2। तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स ऑन 5th बाई 4 is equals to force on 4th by 5th which is equals to 2 times of mg। आया समझ? यस सर। ओके, इसको ड्रॉ कर लीजिए। सिर्फ 4 और थर्ड एक दूसरे के ऊपर रखे तो उनमें सेम फोर्स। एक जैसे कोई भी एक कॉमन इंटरफेस अगर हो तो उनके बीच में जो रिएक्शन होगा वो इक्वल होगा। जैसे 4 एंड 5th एंड 5th और 4th दोनों आपस में कॉमन इंटरफेस है, इसलिए दोनों रिएक्शन आपस में इक्वल होगा। यस सर डन। ओके, तो हमें नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग सिचुएशन में कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक, नेक्स्ट टर्म टेंशन। देखिए टेंशन होता क्या है, पता है? टेंशन का भी नाम सुना आपने? एक यस वो सर। क्या होता है? सर टेंशन। अच्छा, पढ़ने वाला टेंशन। नो सर। अच्छा, फिर? वो लाइक जब एक ऑब्जेक्ट को खींचते हैं तो उसकी नहीं। हाँ, कुछ हद तक सही है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई सरफेस है। ठीक, इस सरफेस के ऊपर मैंने कोई स्ट्रिंग, रोप, वायर, ठीक, मैंने सिंपली हैंग कर दिया। तो जब हैंग पोजीशन में नॉर्मली कुछ इस तरह से अलाइन हो तो ये उस पर्टिकुलर पोजीशन को मैं स्लैकनेस बोल सकता हूँ, स्लैक पोजीशन। लेकिन जैसे इस पर्टिकुलर थ्रेड में या रोप में मैं कोई मास अटैच कर दूं तो बिल्कुल कैसा हो जाएगा? स्ट्रेटन हो जाएगा, सीधे, उस पर्टिकुलर मास यस की वजह सर। से। ठीक, तो किसी भी रोप, स्ट्रिंग, वायर, ठीक, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं?
इनएक्सटेंसिबल, मास्कलेस, ठीक। उस पर्टिकुलर वायर में जैसे मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया तो उसमें एक स्ट्रेटनेस डेवलप होती है, ठीक, उस पर्टिकुलर मास के पुल करने की वजह से। उस स्ट्रेटनेस की वजह से एक फोर्स होता है, उस पर्टिकुलर फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलते हैं? टेंशन, ठीक। तो टेंशन हम सिंपली डिफाइन करते हैं, अ फोर्स which develops in string, rope or wire due to its straightness। तब उस पर्टिकुलर फोर्स को हम टेंशन बोलते हैं। हमें इस टेंशन को दो अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करना है। एक फिर मेरे पास मासलेस टर्म के लिए, ठीक। तो पहला, फॉर मासलेस इनएक्सटेंसिबल, जो स्ट्रेच ना हो, ठीक, एक्सटेंड ना हो, उनके लिए डिफाइन करना। तब इस पर्टिकुलर मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के लिए टेंशन हर पॉइंट पे सेम होता है, ठीक। टेंशन एट ईच पॉइंट विल बी सेम, ठीक। दूसरा, अब टेंशन हम ड्रॉ कहाँ करते हैं? तो हमेशा टेंशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो डिफरेंट पॉइंट पे है। एक पॉइंट यहाँ पे, तो टेंशन आप ड्रॉ कर दीजिए इधर की तरफ। एक मेरे पास पॉइंट यहाँ पे है, तो टेंशन ड्रॉ कर दीजिए इधर की तरफ, ठीक। तो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। नेक्स्ट इज it acts opposite to the point of contact। यहां तक कोई डाउट? नो सर। सो अगर मुझे इस सिचुएशन में टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो आप ये कहते कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी के अगेंस्ट में स्ट्रिंग उसको पुल करके रखी है, एंड सो दैट कि इस पूरे सिस्टम में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। सो टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल, इसलिए टी की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? mg के इक्वल। ऐसा? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम सिखाता हूँ उसके बेस्ड। इसमें एक टर्म और याद रख सकते हैं, अगर स्ट्रिंग डिफरेंट हो जाएगा तो वहां पे टेंशन की वैल्यू डिफरेंट आ जाती है, ठीक। टेंशन विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रिंग या डिफरेंट वायर। अगर सेम स्ट्रिंग है तो वहां पे टेंशन सेम होता है। यस। डन? यस सर। ओके, इसके बेस पे मैं आसान सा आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है, ठीक, उसके ऊपर कुछ ब्लॉक दे रखे हैं, ठीक। एक ब्लॉक ये मान लीजिए, एक ब्लॉक ये मान लीजिए, एंड एक ब्लॉक ये, ठीक। अब कहते हैं मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इनके बीच में एक स्ट्रिंग और इनके बीच में एक स्ट्रिंग। ये मेरे पास 2 kg, ये मेरे पास 1 kg एंड ये मेरे पास 3 kg। यहाँ पे फोर्सेस अप्लाइड, सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक फोर्स अप्लाइड है 16 न्यूटन, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाइड है 4 न्यूटन। तब यहाँ से क्वेश्चन कहते हैं फाइंड
tension in each string if a string is massless and inextensible. तो क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. ओके इसको भी सेम तरह से ट्राई करते हैं जिस तरह मैंने पीछे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना सिखाया था। तो मैंने वहां पे कहा था पहला तरीका कि कोई भी सिस्टम दे रखा हो उसको एक सिंगल सिस्टम की तरह एक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे भी मैं इसको क्या बोलूँगा, इस पूरे बॉडी को एक सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करूंगा। तो आप मान लीजिए इस पूरे को एक सिंगल सिस्टम की तरह एक्ट कर रहे हैं ऐसे। आया समझ? Yes, sir. इसमें कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? एक लेफ्ट साइड में 16 न्यूटन और एक राइट साइड में 4 न्यूटन। इसके अलावा और कोई फोर्स तो एक्ट नहीं कर रहा है। Yes, sir. तब उसको यूज करके आप सबसे पहली चीज एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालिए यूजिंग सेकंड लॉ। ठीक है, उसके बाद हर ब्लॉक के लिए एफबीडी ड्रॉ करते हैं। देखिए एफबीडी कैसे ड्रॉ कीजिएगा, जैसे मैं अगर मैं फर्स्ट डिफाइन करूं, ठीक, जो लेफ्ट साइड में 2 kg ब्लॉक है उसके लिए, ठीक, तो उस पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहे हैं पहले मैं वो देखूं। तो एक फोर्स एक्ट कर रहा है 16 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ स्ट्रिंग, उसकी वजह से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस टेंशन को आप T1 मान लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन किसकी तरफ होगा, टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट? Towards left. लेफ्ट, क्योंकि उधर लार्जर फोर्स है, इसलिए ये भी ब्लॉक टूवर्ड्स लेफ्ट मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। बोल सकते हैं? Yes, sir. ओके आपके पास एक्सेलरेशन पता है, फोर्स पता है, तो इसके बेस पे टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। Yes, sir. उसी तरह आप सेकंड ब्लॉक लीजिए, ठीक, 1 kg। उसके ऊपर देखिए कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से देखिए। एक फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंशन लेफ्ट साइड में, तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंशन लेफ्ट साइड में। तो चूंकि सेम टेंशन है, ये T1 सेम स्ट्रिंग, इसलिए यहाँ पे भी टेंशन T1 ही होगा, क्योंकि पूरे इंटायर स्ट्रिंग में, ठीक, अगर सेम ही स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, बट टेंशन एक्ट अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसलिए यहाँ पे टेंशन इस पॉइंट पे इधर की तरफ होगा। और उसी तरह अगर मैं राइट साइड में देखूं, राइट साइड वाले स्ट्रिंग की वजह से, तो यहाँ पे टेंशन आप T2 मान लीजिए। The whole system is accelerating towards left by some acceleration of system, and इस ब्लॉक का अपना कुछ मास कितना 1 kg। T1 की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, उसको पुट कर दीजिए एंड यहाँ से T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या थर्ड ब्लॉक को लीजिए, उसके एफपीडी बनाइए, वहां से T2 कैलकुलेट कर लीजिए, जो आपको आसान लगे उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ समझ आया? Yes, sir. ओके इसको सॉल्व कीजिए, पहला एक्सेलरेशन निकालिए, दूसरा T1 एंड T2 निकालिए, देखिए आंसर कितना निकलता है। पर T1 7 है और A 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। T2 की वैल्यू तो 1 देखिए, एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स बाय टोटल मास 2 + 1 3 3 + 6 6 12 by 2 which is 12 meter per second square। यहाँ पे कैलकुलेट करना है A is equals to 16 minus T1 by mass 2
2 to the 4, तो T1 is equals to 16 minus 4, which is 12 Newton. कितना आया आपका? सर मेरा 7 आ रहा। ऐसे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया आपने, जरा बताइएगा. सर ऐसे किया था, कोई प्रॉब्लम? A is equals to 16 minus T1 upon 2, क्योंकि उसका मास ब्लॉक का 2 kg है. A की वैल्यू 2 है, 2 to the 4, तो 4 is equals to 16 minus T1, so T1 is equals to 16 minus 4, which is equals to 12. आया समझ? यस सर। T2 की वैल्यू कितनी आई आपकी? सर 8। A is equals to T1 minus T2 over mass 1. T1 की वैल्यू 12 दे रखी है, ये हो जाएगा 1 is equals to 1 into 2. नहीं सर, एक मिनट, प्रॉब्लम 10 आ रहा है। हाँ, यस सर। आया समझ सॉल्व करना? यस सर। एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, अगर मैं फोर्सेस को रिवर्स कर दूं तब T1 T2 की वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेट कीजिए. रिवर्स का मतलब यहाँ पे पहले 16 था, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक. एंड यहाँ पे पहले 4 एक्ट कर रहा था, अब यहाँ पे 16 हो जाए, तब T1 T2 की वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेट कीजिए. T1 तो फिर 0 आ जाएगा, पता नहीं 0 आ रहा है, पता नहीं। पता नहीं, देखिए एक्सेलरेशन आपका कितना है, 2 ही आएगा। सेम, ठीक है. मेरे पास पहला यहाँ पे 2 kg ब्लॉक, फिर मेरे पास 1 kg ब्लॉक, एंड फिर यहाँ पे 3 kg ब्लॉक. आपने किसके ऊपर कैलकुलेट किया, 1 kg, 2 kg, 3 kg? सर 2 kg। इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, कितना, 4 न्यूटन. इस डायरेक्शन में एक टेंशन है T1. किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है पूरी सिस्टम? राइट साइड। तो A is equals to net force, which is T1 minus 4 by mass of the body 2. ठीक, कितना आया? A की वैल्यू कितनी है? आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या? यस। समझ आया? यस सर। सेकंड टर्म कैलकुलेट कीजिए, T2 कितना होता है आपका?
सॉल्व हुआ? अदिति? हेलो? अदिति? हेलो? यस सर, ये लास्ट वाले में प्रॉब्लम हो रही है, साइड उल्टी होगी बाद में। आप कहाँ चली गई थी? सर नेटवर्क बीच में बंद हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, तो इसके लिए मैं डिफाइन करूँ तो इसके राइट साइड में एक फोर्स एक्ट कर रही है विच इज 16 न्यूटन। इसके लेफ्ट साइड में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऑपोजिट टेंशन T and the body would be moving along right side with some acceleration which is acceleration of system. ऐसा ही कुछ होगा? यस सर। So A would be equals to 16 minus T2 over mass 3 kg. A की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 3 is 6 is equals to 16 minus T2. So T2 is equals to 16 minus 6 which is equals to 10 Newton. As much? यस सर। Okay. तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा होता है कभी कभी कि फाइंड T1 एंड T2 इन दोस टू डिफरेंट कंडीशंस एंड उसका रेशियो फाइंड आउट कीजिए, ठीक है? ऐसा ही बोल सकता है। इसको अब शॉर्टकट अगर मैं सॉल्व करना होता तो इसके लिए कैसे सॉल्व करता, जिससे मैं नॉर्मल रिएक्शन सॉल्व करना सिखाया, तो इसके लिए भी रिलेशन होता है एक आसान सा। इसके लिए भी क्या बोलिए, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हम सिर्फ उस टेंशन की बात करते हैं जो मोशन के अलोंग हो, ठीक? तब टेंशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इनटू, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन किसी भी बॉडी को प्रेस करता था, पुश करता था। नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग कनेक्टेड विद पर्टिकुलर ब्लॉक को अपनी तरफ पुल करता है। इसलिए आप बोल सकते हैं मास पुल्ड बाय दैट पर्टिकुलर टेंशन प्लस if there is any force in opposite direction. As much? यस सर। अब देखिए इसके बेस पे जैसे मैं सॉल्व करता है उस क्वेश्चन को, तो देखिए कैसे सॉल्व होता है कि मेरे पास 2 kg ब्लॉक, ये मेरे पास 1 kg ब्लॉक और ये मेरे पास 3 kg ब्लॉक, ठीक? तीनों स्ट्रिंग्स कनेक्टेड। अब देखिए इसमें क्या होता है, जिस डायरेक्शन ऑफ मोशन में मेरे पास मोशन इस डायरेक्शन में, तो टेंशन में कौन कौन सा लूंगा, यहाँ पे लूंगा जो कि राइट साइड में एक्ट करेगा T1, यहाँ पे लूंगा जो राइट साइड में एक्ट करता होगा T2, ठीक? अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सपोज कर लीजिए T1 कैलकुलेट करना होता, तो T1 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम व्हिच वाज 2 into mass pulled by that particular force, तो इसका मास 2 kg था, तो हो जाता है 2 प्लस if there is any force in opposite direction, तो इस साइड वहां पे एक फोर्स एक्ट कर रही थी which is 4 न्यूटन, तो ये हो जाता है 4, 2 to the 4 plus 4 which is equals to 8 न्यूटन। As much? यस T2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकती हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। बताइए जरा कितना आएगा। T2 is equals to सर 2 into मास पुल्ड बाय दैट पर्टिकुलर टेंशन T2, किन किन मास को पुल करेगा वो? फुल इन दोनों सर। मास को पुल करेगा, यस सर। तो मास कितना हो जाएगा 2 kg plus 1 kg plus if there is any force in opposite direction यस सर। 4 Newton। यस
उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हो जाएगा 3 to the 6 plus 4 10 न्यूटन। आया समझ? यस सर। तो ये एग्जैक्टली सेम जो पीछे हमने सॉल्व किया था उसी तरह है, ठीक है। बट इसमें FBD बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। बस में एक कंडीशन याद रखिएगा, मोशन के अलोंग होना चाहिए, ठीक है, उसके अपोजिट नहीं होना चाहिए। आई बात समझ? यस सर। ओके, सो हमने नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना सीख लिया एंड टेंशन हॉरिजॉन्टल पाथ में कैलकुलेट करना सीख लिया, स्ट्रिंग के बीच में कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। सो इतना पढ़ के रखिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पुलिश बताऊंगा, पुली पे बेस कैसे कैसे प्रॉब्लम होता है, एंड अगर स्ट्रिंग में मास आ जाए तो उसकी वजह से टेंशन कैसे चेंज करता है, हम वो करना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस। ओके, सो इतना पढ़ के रखिएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू सर।